सो ये जो एबव पार्ट से ये सारा पार्ट कहलाता था रोमन एम्पायर। लेटर ऑन इन द 16th सेंचुरी द ऑल ऑफ द पार्ट इज विक्ट्री बाय द रोमन एम्पायर। तो उस समय एक केवल एक शासन होता था, एक राजा होता था, और एक राजा के अंडर में सारे कंप्लीट पार्ट्स होते थे। लेकिन लेटर ऑन अब हम चलते हैं चैप्टर में। तो आपने जो अब ये बैकग्राउंड सुना, पृष्ठभूमि सुनी कि पहले इस प्रकार के कोई देश नहीं होते थे जैसे आपको दिख रहे हैं अभी कि टर्की, इंडिया, चाइना, रशिया वगैरह वगैरह, इस प्रकार के कोई कंट्रीज नहीं होते थे। ठीक है, पहले संपूर्ण पार्ट्स किसी एक राजा के अंडर में था। ठीक है, स्पेशली हम यूरोप की बात अभी कर रहे हैं। ठीक है, यूरोप का जो कंप्लीट पार्ट्स था वो एक रोमन एम्पायर के अधीन था। ठीक है, लेकिन जब लेटर ऑन यहाँ पे धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना डेवलप होने लगी और जो रोमन एम्पायर है वो ब्रेकअप होने लगा डिफरेंट पार्ट्स में। अब यह जो नेशनलिज्म की भावना है वह क्यों पनपी, कैसे पनपी, कहाँ से स्टार्ट हुई, इसके स्टार्ट होने में क्या रीजन्स थे, उसी को हम पढ़ेंगे आपके फर्स्ट चैप्टर, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, सो स्टूडेंट, वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर through step wise, because there were different types of topic. First topic, the rise of nationalism in Europe. Okay, so the first important topic is that is the French Revolution and the idea of nation. Okay, then the next topic is, this is a subtopic, then the next subtopic is the making of nationalism in Europe. Then the second most important subtopic is the aristocracy and the new middle classes. What did liberal nationalism stand for? So these all important subtopics we will learn these all topics step to step, means to say step by step we will learn these all topics through the book. We can make a simple compile video, but I am not making a compile video here because this one is the most important chapter, and I think we have to understand this chapter through step to step, through topics to topics. Then through that manner you can understand this chapter very easily. Okay, so let's start our first topics. Now I hope you all understand the concepts of this map, that this is a present map, but earlier our history there have not these types of maps. This all countries, this all different countries is not was there. ये अलग अलग देश उस समय नहीं हुआ करते थे, इनका अस्तित्व नहीं था। ये बाद में धीरे धीरे ये भावनाएं जब यूरोप में जब नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई, फिर जाके नए नए कंट्रीज यहाँ पे डेवलप हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म का क्या रीजन था और यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावना थी कैसे पनपी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल in history there were lots of figure and lots of picture. Okay student, so we have to know about all the pictures thoroughly, because on the exam point of view there were new patterns started from the last of year. लास्ट ईयर से वहाँ पे एक नया पैटर्न अब स्टार्ट हो गया है कि आपके एग्जाम में कोई एक इमेज भी आएगी और उस इमेज से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे कि इस इमेज में क्या शो करने को कहा गया है। तो स्टूडेंट, आपके हिस्ट्री की बुक में जो इम्पोर्टेंट जो इमेजेस जो पिक्चर्स दी गई है, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे और उनको समझने का प्रयास करेंगे और उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपकी बुक में जो फर्स्ट इमेज दी गई है यहाँ पे आप इसको देखिए, यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही है, एक पिक्चर दिख रही है। पिक्चर्स में जो नीचे लिखा गया है आप उसको पढ़िए, वो लिखा है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ पॉइंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848। ये जो पिक्चर्स जो बनाई गई है वो एक चित्रकार था जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरियो, 1848 में उसने पिक्चर्स बनाई। इस पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है? इस पिक्चर्स में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक लंबी लाइन लगी है, बहुत पीछे तक एक लंबी लाइन लगी है, पीछे तक एक लंबी लाइन लगी है। ऊपर आसमान में आपको जो दिख रही हैं अनेक देवी देवताएं हैं, ये आपकी ईशु हैं, लॉर्ड ईशु हैं, अनेक देवी देवताएं दिख रहे हैं, इस लाइन्स को दिख रहे हैं। यहाँ पे जो एक जो मूर्ति दिख रही है ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के प्रतीक की, एक लिबर्टी की जो प्रतीक की एक जो सिंबल है, जो अभी भी आपको ब्राज़ीलिया में दिखने को मिलेगी, सिंबल ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पे ये स्थापित की गई है। अब आप देखिए इस पिक्चर्स का क्या मतलब है, इस पिक्चर से हम क्या समझते हैं। देखिए इस पिक्चर्स में आपको अनेक अलग अलग प्रकार के डिफरेंट फ्लैग्स दिख रहे होंगे,
ठीक है। इनमें सबसे आगे जो फ्लैग आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से आगे बढ़ चुका है, यह जो फ्लैग है वो है फ्रांस का फ्लैग। ठीक है। मैंने आपको अभी कहा था कि यूरोप में पहले डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज नहीं थी। ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई, उससे क्या हुआ, वहाँ पे अनेक प्रकार के रेवोल्यूशन हुए, अनेक प्रकार के चेंजेस हुए। ठीक है। उन रेवोल्यूशन एंड उन चेंजेस से क्या हुआ कि वहाँ पे डिफरेंट कंट्री अपने अस्तित्व में आने लग गई, डिफरेंट कंट्री का ओरिजिन होने लग गया। तो इस पिक्चर्स के माध्यम से फ्रेडरिक सोरेल ने यही दिखाने की कोशिश की है कि जब यूरोप में नेशनलिज्म की भावना का स्प्रेडिंग हुआ, जब नेशनलिज्म की भावना वहाँ पे फैली, तो उसमें जो फ्रांस था वो अग्रदूत था। सबसे पहले फ्रांस में नेशनलिज्म की भावना का डेवलपमेंट हुआ। बच्चों, फ्रांस का यूरोप के स्वतंत्रता में, यूरोप के जो नेशन डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। फ्रांस एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल कंट्री रहा है यूरोप के हिस्ट्री में। आपने 9th क्लास में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा, नेपोलियन के बारे में पढ़ा होगा। तो जो सभी जो हिस्ट्री है जो आपकी स्टार्ट हुई है वो आपकी फ्रांस से ही हुई है। तो यूरोप में जो नेशनलिज्म की भावना डेवलपमेंट का जो सबसे पहले प्रयास हुआ, जो सबसे पहले वहाँ पे कोशिश हुई थी फ्रांस से। फ्रांस इस सभी चीज़ में अग्रदूत है। तो इस पिक्चर के माध्यम से यही दिखाया गया है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से अपने देश का अस्तित्व स्थापित करते हुए फ्रांस आगे पहुंच चुका है। मतलब कि फ्रांस एक अलग सा देश बन चुका है, फ्रांस एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया है। उसका अपना संविधान है, उसका अब अपना गवर्नमेंट है, उसकी अब अपनी जुडिशरी सिस्टम है, उसका अब सब कुछ अपना है। वो किसी एम्पायर के अधीन नहीं है, वो रोमन एम्पायर जैसे था ना, सभी उसकी वो किसी के अंडर में नहीं है। उसको देखते हुए अब सभी कंट्री धीरे धीरे यही प्रयास कर रहे हैं, क्या, स्वतंत्रता पाने की। किससे? किसी ऑटोक्रेटिक राजा से या किसी मोनार्क से वह स्वतंत्रता पाने का प्रयास कर रहे हैं और अपनी एक डिफरेंट कंट्री बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इसीलिए लाइन से खड़े हैं। ऊपर से देवी देवता उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप अपना स्वतंत्र देश बनाइए और यहाँ से मान्यता प्राप्त कीजिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से कि दैट नाउ वी आर अ फ्रीडम कंट्री एंड आई हैव अ ऑन स्टेटस। तो ये इस पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, अब नेशनलिज्म की भावना को समझते हुए आगे पर हम पहुँचते हैं। देखिए बच्चों, यूरोप जो आपको प्रेजेंट टाइम में डिफरेंट कंट्रीज़ में विभाजित होता हुआ दिखाई देता है, पहले के टाइम पे यूरोप में इस प्रकार के कोई देश नहीं थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पहले यूरोप डिफरेंट कॉलोनी में डिवाइड्स था, जिन्हें कहा जाता था डिफरेंट टाइप्स डचेस, कैंटन। डचेस मतलब जो कोई पुर्तगीज़ के अंडर में थे, हॉलैंड्स के अधीन थे। कैंटन, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के सिपाहियों की टुकड़ियाँ रखी जाती थी। तो ऐसे यूरोप पहले अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड्स था, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड्स था, लेकिन कोई एक सिंगल कंट्रीज उनकी नहीं थी। ये यूरोप का एक इतिहास था। ठीक है। डिफरेंट कैंटनों में डिवाइड्स था। अब बात आती है कि जब डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड्स था, डिफरेंट टुकड़ों में बंटा था, इसका कोई अपना एक अस्तित्व नहीं था, तो यह एक जो नेशनल की भावना यहाँ पर डेवलप हुई, कैसे हुई? तो इसके लिए मैंने आपको कहा है कि इसके लिए जो इसका पायनियर रहा है, इसका जो मार्गदर्शक रहा है, वो रहा है फ्रांस। यूरोप की जो नेशनलिज्म के डेवलपमेंट के लिए जो सबसे पहले योगदान रहा है, वो सबसे पहले रहा है फ्रांस का। फ्रांस से ही नेशनलिज्म की भावना वहाँ डेवलप हुई संपूर्ण यूरोप में। अब फ्रांस से कैसे नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई, उसको समझते हैं सबसे पहले इस टॉपिक से, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। देखिए, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि फ्रांस एक देश था। वहाँ पे जब राजा लुई 16 बना, वहाँ पे एक मोनार्की सिस्टम था, अपना कोई कंट्री नहीं था। कंट्री था लेकिन एक राजा की कंट्री जैसी कोई भावना नहीं थी। ठीक है। मोनार्की सिस्टम था। स्पेन भी इसका, इटली भी इसका, इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स, कोई कुछ इटली का पार्ट इसके पास, कुछ स्पेन का पार्ट इसके पास, अलग अलग कंट्री, इस प्रकार के अलग अलग नाम नहीं थे कि स्पेन देश है या इटली देश है, ऐसे इस प्रकार के अलग अलग नाम नहीं थे। तो जो फ्रांस था, हम बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस को समझने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। फ्रांस में एक रेवोल्यूशन हुआ था, आपको याद होगा 1789 के आसपास वहाँ पे एक रेवोल्यूशन हुआ था, जो 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। उस रेवोल्यूशन का रीजन क्या था? उस रेवोल्यूशन का रीजन था कि जब लुई 16 वहाँ के राजा बने, कहाँ के? फ्रांस के। जब लुई 16 वहाँ के राजा बने,
तो राजा बनने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रूल्स लाया। क्या लाया? उन्होंने एक ऐसा रूल्स लाया कि जो टैक्स पे करते हैं फ्रांस के लोग, उस टैक्स को राजा ने बढ़ा दिया। जब राजा ने टैक्स को बढ़ाया तो टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, वहाँ के जो लोग थे, कॉमन पीपल्स थे, कॉमनर्स थे, उनके बीच में असंतोष हो गया कि हम पहले से इतना टैक्स देते हैं, अब इतना टैक्स कैसे देंगे। उनके बीच असंतोष या डिससेटिस्फिकेशन होने का रीजन्स क्या था? डिससेटिस्फिकेशन होने का रीजन्स ये था कि जो फ्रांस सोसाइटी थी उस समय के टाइम पे, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड्स थी। आपको 9th क्लास में याद होगा कि फ्रांसिस पीपल इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वो 3 पार्ट्स कौन थे? वहाँ पे 3 लेवल थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो कलर्जी वगैरह लोग होते थे, सेकंड स्टेट्स में जो नोबल्स पीपल्स होते थे, या जो आपके जो अमीर लोग होते थे, आपके जो रिच पर्सन्स होते थे वो होते थे। तो जो ऊपर की जो 2 सोसाइटीज़ थी, ऊपर की जो कैटेगरीज थी, वो टैक्स पेड नहीं करते थे। टैक्स पेड करते थे ओनली थर्ड स्टेट्स वाले। जब थर्ड स्टेट्स वाले टैक्स पेड करते थे तो उन पे दोबारा से टैक्स को बढ़ा के उन पे दुगना कर दिया गया। जब टैक्स को बढ़ा के दुगना कर दिया गया, उससे वहाँ पे असंतोष फैला और किस प्रकार से उन्होंने फिर वहाँ पे रेवोल्यूट किया। उन्होंने वहाँ जो बेस्टाइल का जो वहाँ पे जो फोर्ट्स था उसको गिरा दिया और इस प्रकार से वहाँ पर रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। और फिर जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, फिर धीरे धीरे वहाँ पे नेशनल असेंबली में जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उनको भी पार्टिसिपेशन मिला। धीरे धीरे वहाँ पे अनेक राइट्स मिले और इस प्रकार का जो संपूर्ण इतिहास है वो आपने 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। और इस प्रकार से फ्रांस एक डिफरेंट नेशन बन गया। और क्या हुआ, अबाउट लगभग इस प्रकार से जो वहाँ पे डिफरेंट उनको राइट्स मिलते गए। फिर क्या हुआ, जाके 1804 समथिंग्स में वहाँ पे नेपोलियंस वहाँ का किंग बन गया। नेपोलियन किंग बन गया। फ्रांसिस पीपल ने अपनी कंट्री अलग से डिवाइड, अपनी अलग से कंट्री बना दी। उसके बाद जब वहाँ पे नेपोलियन किंग्स बना, नेपोलियन ने वहाँ पे अच्छे अच्छे कार्य किए। आपको याद होगा सिविल कोड्स लाया। सिविल कोड्स के तहत उसने वहाँ के कॉमन पीपल्स को अनेक राइट्स दिए। अब नेशनल असेंबली मतलब जो उस समय की वहाँ की क्या होती थी, पार्लियामेंट होती थी, जहाँ से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते थे। वहाँ पे डेमोक्रेटिक्स गवर्नमेंट आ गई थी। हालांकि नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था, लेकिन एक प्रकार का डेमोक्रेसी ही था उस समय में भी। तो जब वहाँ पे डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, ठीक है, अब लोगों को अधिकार मिलने लग गए। नेपोलियन ने सिविल कोड लाया। सिविल कोड के तहत उसने अनेक से अधिकार दिए। इस प्रकार से यहाँ पे जो फ्रांस था, फ्रांस अपने आप में एक एसोसिएट कंट्री बन गया, एक डिफरेंट फ्रीडम कंट्री बन गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस जो स्टार्ट हुई थी फ्रांस से, फ्रांस में फिर एक डिफरेंट अपनी स्पेशल कंट्री बन गई। अब वहाँ के पीपल्स को अनेक राइट्स मिलने लगे। कहाँ के? फ्रांस के पीपल्स को राइट्स मिलने लग गए। वहाँ के लोगों की कंडीशंस अब अच्छी होने लग गई। उनको जिस प्रकार से पहले 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, उस तरीके से डिवाइड नहीं किया गया था। वहाँ के लोग एजुकेट होने लग गए, वहाँ के लोग पढ़ने लिखने लग गए और वहाँ पर अनेक प्रकार का डेवलपमेंट हो गया। तो यह सभी प्रक्रिया जब फ्रांस में स्टार्ट हुई है, फ्रांस अपने आप में एक डेवलप्ड कंट्री बन गया है उस मात्र एक रेवोल्यूशन से। तो इसका इम्पैक्ट ऑल ऑफ द यूरोप्स में पड़ा, सभी यूरोप में इसका इम्पैक्ट्स पड़ा। और जो भावना, जो फीलिंग्स फ्रांस से स्टार्ट हुई थी नेशनलिज्म की, वो फीलिंग्स अब स्लोली ऑल ओवर द यूरोप्स में सेपरेट होने लग गई। कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से फ्रांस ने अपनी एक डिफरेंट कंट्री बनाई अपने रेवोल्यूशन से, उसका इम्पैक्ट्स अब टोटल यूरोप में पड़ा और धीरे धीरे वहाँ पे एक नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो गई। तो इसका जो पायनियर था, इसका जो मार्गदर्शक था नेशनलिज्म की भावना डेवलप होने का, वो कौन था? फ्रांस ये भावना जगी। कैसे जगी मैं आप सभी को समझा चुका हूँ। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। आई एम यूजिंग अ बाइलिंगुअल लैंग्वेज हियर, वेरी ईजी, एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर थ्रू द स्टोरी मैनर। हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। बच्चों, इतिहास को समझने का जो सबसे अच्छा तरीका है, आप इतिहास को कहानी के तरीके से समझिए। जब आपको कहानी के तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें याद होगी, उसके बाद आपको इतिहास, हिस्ट्री ईजी लगने लगेगा, आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि जो संपूर्ण यूरोप था उसमें कोई 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी में डिफरेंट कंट्रीज नहीं हुआ करती थी। संपूर्ण यूरोप एक रोमन एम्पायर्स के अधीन था, ठीक है, रोमन एम्पायर्स के अधीन था। तो वहाँ पे किसी को फ्रीडम, किसी को लिबर्टी वाली जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। फिर फ्रांस में जब लुईस 16 वहाँ पे मोनार्की में किंग बना, तो लुईस
लुई 16 ने क्या किया, वहाँ पे टैक्स उन पे बढ़ा दिया। और फ्रांस जो था वो 3 स्टेट्स में था, ओनली जो थर्ड स्टेट्स की जो कॉमनर जो गरीब लोग थे, पुअर्स पीपल से, वो टैक्स पेड करते थे। ये टैक्स पेड करने से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे एक रेवोल्यूट किया, और जो बेस्टाइल्स जो किला था वहाँ पे उन्होंने धावा बोल दिया, उसको तोड़ के वहाँ पे क्या किया, वहाँ पे अधिकार कर लिया। इसका प्रेशर लुई 16 में पड़ा। लुई 16 में जब पड़ा, फिर उसने क्या किया, वहाँ की कॉमनर्स को भी राइट्स मिलने लग गए। कॉमनर्स को राइट्स मिले, वहाँ पे फ्रीडम आई, वहाँ पे लिबर्टी आई। फिर जब नेपोलियन बोनापार्ट ये किंग बने, नेपोलियन बोनापार्ट ने इनको अधिकार दिए। इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक स्वतंत्र देश बन गया। और फ्रांस से जो रेवोल्यूशन स्टार्ट होता, अब उसका इम्पैक्ट किस तरीके से पूरे यूरोप में पड़ता है उसको देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। देखिए, अब आपका नेक्स्ट पार्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक हमने नेशनलिज्म कहाँ पढ़ा, फ्रांस में। अब देखते हैं द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो नेशनलिज्म इन यूरोप को समझने से पहले आप इस चीज़ को अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेशनलिज्म ऑफ फीलिंग्स, नेशनलिज्म ऑफ थॉट्स टू बीइंग्स अ पार्ट ऑफ अ कंट्री दैट दिस लैंड्स ऑफ पार्ट, दिस पार्ट्स ऑफ लैंड इज ऑन आवर एंड वी आर द ऑनर ऑफ दिस लैंड्स। मतलब जब किसी देश के प्रति अपनेपन वाली भावना का जब विकास होने लगता है कि यह देश हमारा है, या भूभाग हमारा है, ये क्षेत्र हमारा है, दैट फीलिंग्स इज कॉल्ड नेशनलिज्म। एंड व्हाट इज द मेन थिंग्स फॉर दैट पार्ट्स of land, what is the main things for that? The main things is that there were these different culture, there were their different language, maybe their own language, maybe their own tradition, maybe their own culture। जब उनका अपना कल्चर हो, उनकी अपनी लैंग्वेज हो, उनकी अपनी संस्कृति हो, इन सभी भावनाओं से वहाँ पे नेशनलिज्म की भावना का डेवलपमेंट होने लग जाता है। अब नेशनलिज्म की भावना को डेवलप होने के लिए मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज दैट आप देखिए, इंडिया एक कंट्री है, ठीक है। इंडिया का जो कल्चर है चाइना से अलग है, इंडिया का जो लैंग्वेज है चाइना से अलग है, इंडिया की जो ट्रेडिशन है, यहाँ की जो रीति रिवाज है, ठीक है, वो चाइना से अलग है। रीति रिवाज मतलब ट्रेडिशन, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ के शादी के तरीके, यहाँ की जो आपकी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, यहाँ पे जो आपके डिफरेंट टाइप्स की जो फेस्टिवल्स हैं, ठीक है, तो वो सभी क्या है, किसी दूसरे कंट्री से अलग है, और वो हमको किसी दूसरी कंट्री से अलग करते हैं। नॉट ओनली चाइना बट इज आल्सो सेपरेट्स us from Sri Lanka also, from Myanmar also, from America also, from Europe also। उन सभी से हमारा एक अपना डिफरेंट कल्चर है। तो इसी प्रकार से सब कंट्रीज़ का अपना डिफरेंट कल्चर होता है, सभी कंट्रीज़ का अपना डिफरेंट ट्रेडिशन होता है, अपनी डिफरेंट लैंग्वेज होती है। तो इस बेस पे क्या होता है, वहाँ पे एक कैटेगराइजेशन हो जाता है, उसमें क्या आ जाती है, नेशनलिज्म की भावना डेवलपमेंट होने लग जाती है कि नहीं, ये कंट्री, ये पार्ट ऑफ कंट्री हमारा है, दिस लैंड ऑफ पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। ओके, तो इस बेसिस पे जब वहाँ पे जब नेशंस, अपने नेशंस की भावना डेवलप होने लगी, दैट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की जो सबसे पहले भावना जो डेवलप हुई थी, दैट इज अराइज इन द फ्रांस। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? द रीजन इज द सप्रेसिंग ऑफ दियर्स पीपुल्स बाय द मोनार्क सिस्टम। वहाँ का राजा वहाँ के लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, ठीक है, उनको सप्रेस करता था, ठीक है। जो लुई 16 था वो दैट वाज नॉट ओनली द किंग्स ऑफ फ्रांस, दैट कवर्स मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइक ऑस्ट्रेलियाज पार्ट, स्विट्जरलैंड पार्ट। इन सभी का एक राजा था, वो सिंगल राजा था, वो केवल फ्रांस का राजा नहीं हुआ करता था। फिर फ्रांस के लोगों में नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई जब उन्होंने रेवोल्यूट किया बेस्टाइल के किले को ढहा के। उसके बाद उनकी अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बेसिस पे, अपनी फ्रेंच कल्चर के बेसिस पे उन्होंने अपनी डिफरेंट कंट्री की मांग की, और वहाँ पे क्या हुआ, एक डिफरेंट कंट्री का एराइजन हुआ। ओके, now we will start the next topic is the making of nationalism in Europe. How the nationalism is developed in Europe and what is the causes, that different causes due to that nationalism, the feeling of nationalism arise in Europe. तो बच्चों, यूरोप में नेशनलिज्म के अराइजन होने का कुछ फिक्स रीजन है, कुछ डिफरेंट रीजन है। वो रीजन्स क्या है आप उनको सुनिए। अब कि यूरोप में अब किस तरीके से यूरोप में जो नेशनलिज्म की जो भावना मैंने आपको बता चुका हूँ, अभी सबसे पहले स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। फ्रांस से ही प्रेरित होकर, इंस्पायर्ड होकर अब संपूर्ण यूरोप में नेशनलिज्म की भावना का विकास होता है। अब उसके लिए क्या रीजन है, अब आप देखिए। पहला है सब टॉपिक्स इसके अंदर,
इसको आप इंपॉर्टेंस कर दीजिए बेटा, जो ये वाला है द मेकिंग ऑफ नेशन इन यूरोप, इसके डिफरेंट्स रीजन्स क्या है। जो पहला रीजन आप इसमें देखेंगे, फर्स्ट रीजन है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। देखिए बच्चों, किसी भी कंट्री को जगाने के लिए सबसे पहले इस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है कि उस देश के नागरिक स्वयं जागरूक हों। अभी भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलानी थी, भारत को अंग्रेज़ों से फ्रीडम दिलानी थी। उसके लिए सबसे पहले यह ज़रूरत थी कि यहाँ के जो नागरिक हैं वह पहले स्वयं जागरूक बने। जब वह स्वयं जागरूक बनेंगे, वह जागरूक कैसे बनेंगे? जब वह शिक्षित हों, उनका लेवल ऑफ लाइफ, लेवल ऑफ स्टेटस बढ़े, उनका स्टेटस बढ़े। ये सभी बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो सबसे पहले शिक्षित हों। जब वो शिक्षित होंगे, उनका लेवल बढ़ेगा, उनमें एक जागरूकता आएगी, उनका माइंड डेवलपमेंट होगा। जब उनका माइंड डेवलपमेंट होगा तो वो सोचने को विवश होंगे कि ये चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही है इसका क्या रीजन्स है। इन सभी चीज़ों को जब वो सोचेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि उनमें एक समझ विकसित होगी, और यही समझ फिर उनके अपने देश को आज़ाद करने के लिए काम आएगी। भारतीय इतिहास में भी ऐसे ही हुआ है कि जब यहाँ पे शिक्षा का प्रसार होने लगा, उससे लोगों के सोचने समझने की शक्ति बढ़ने लगी, और इस सोचने समझने की शक्ति ही उनको स्वतंत्रता दिलाने में सहायक बनी। ठीक है, तो इसी प्रकार से यूरोप में पहले बहुत ही अत्यंत गरीबी थी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी थी। लेकिन स्लोली जब वहाँ पे जो मिडिल क्लासेस ग्रुप था, जो वो अराइज होने लग गया। मिडिल क्लास ग्रुप कैसे अराइज हुआ? दैट इज अराइज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एरिस्टोक्रेसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिस्टोक्रेसी हियर? एरिस्टोक्रेसी सिंपली मीनिंग इज द रिच पीपुल्स ऑफ अ कंट्री। किसी देश के जो रिच पीपुल्स होते हैं, ठीक है, जिसको कुलीन वर्ग कहते हैं, वही जो लोग होते हैं उन्हीं ग्रुप्स को कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी पीपुल, कुलीन वर्ग। ये जो कुलीन वर्ग थे बेटा, इन कुलीन वर्ग से एक न्यू क्लास डेवलप हुई, दैट इज कॉल्ड न्यू मिडिल क्लास। दिस इज न्यू मिडिल क्लास अराइज फ्रॉम दिस एरिस्टोक्रेसी ग्रुप। पहले यूरोप में राजा हुआ करता था। राजा अपने किसी स्पेशल पार्ट्स को किसी कुलीन के अधीन दे देता था, कि सपोज दैट इंडिया है, इंडिया का जो अब ये छोटा सा जो शेड्यूल वाला पार्ट्स, ये मैं किसी एक कुलीन वर्ग को दे देता हूँ, तो उसका वो पार्ट्स हो जाता था। समझिए ना आप कि एक राजा है, राजा ने छोटे छोटे पार्ट्स में अपने देश को बांट रखा है कि ये वाला पार्ट्स तेरा है, ये पार्ट्स तेरा है, ये पार्ट्स तेरा है, ये पार्ट्स तेरा है। इस प्रकार से छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, लेकिन मेन ऑनर्स कौन है? राजा है। तो जो ये छोटे छोटे ग्रुप्स थे जिनको हम कुलीन वर्ग कहते थे, ठीक है, ये एरिस्टोक्रेसी ग्रुप कहलाता है। अब जो ये एरिस्टोक्रेसी ग्रुप थे, इनका क्या था, ये क्या करते थे? ये आपस में शादी विवाह के संबंध रखते थे। यहाँ से यहाँ शादी विवाह, यहाँ से यहाँ, या यहाँ से यहाँ, जो भी है आपस में शादी विवाह के संबंध रखते थे। जब ये आपस में शादी विवाह के संबंध रखते थे, फिर क्या होता था, इनकी जो एक नई पीढ़ी, नई जनरेशन डेवलप होती थी, वो एक न्यू मिडिल क्लास थी। क्योंकि अमीर का बेटा अमीर पैदा होगा, अमीर का बेटा अमीर पैदा होगा, तो ये न्यू मिडिल क्लास जो अराइज होती थी स्लोली, ये लोग क्या होते थे? पढ़े लिखे होते थे, एजुकेटेड होते थे, पढ़े लिखे होते थे। जब एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, इनका माइंड डेवलप्ड होगा, फिर सोचने को बेहोश होंगे। तब जो मिडिल क्लास ग्रुप जो अराइज हुआ सोसाइटी में, ठीक है, ये ग्रुप उस ग्रुप से डिफरेंट था जो आपके अर्लियर टाइम पीरियड्स में था। अर्लियर टाइम पीरियड्स में कौन होते थे? छोटे छोटे किसान होते थे, पीजेंट्स होते थे, वर्कर्स होते थे, बहुत गरीब होते थे। उनको ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना शिक्षा का अधिकार था, ना वो सोच सकते थे, ना ही समझ सकते थे। वो राजा या किसी कुलीन के अधीन ही होते थे। लेकिन जब ये न्यू मिडिल क्लास ग्रुप अराइज हुआ, इन्होंने शिक्षा प्राप्त की, एजुकेटेड हुए, तो ये सोचने को विवश हो गए कि क्यों नहीं, जिस तरीके से फ्रांस का एक अपना देश है, क्यों नहीं हम भी एक छोटे छोटे देश बनाएं। जैसे ये कुलीन फ्रांस का है, ये एक कुलीन फ्रांस का है, ये स्पेन का है, ठीक है, इनके आपस में शादी विवाह हो गई। अब स्पेन अलग, स्पेन भी इस राजा के अंडर में, फ्रांस भी इस राजा के अंडर में, सपोज दैट यहाँ पे स्विट्जरलैंड ये भी इस राजा के अधीन में। तो इन्होंने जो आपस में शादी विवाह किया, इनके जो नई जनरेशन पैदा हुई, तो सोचने को बेहोश हुई कि क्यों ना आप स्विट्जरलैंड को भी एक अलग देश बनाएं,
क्यों ना हम स्पेन को भी अलग देश बनाएं। तो इस तरीके से इन जो न्यू मिडिल क्लास जो ग्रुप अराइज हुआ, इसमें क्या हुआ, एक भावना डेवलपमेंट हुई। किस चीज़ की? इसी चीज़ की कि हम एक नया देश बनाएंगे, और इनके अंदर ही नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई। तो जो यूरोप में नेशनलिज्म की भावना का डेवलपमेंट का जो फर्स्ट रीजन है, फर्स्ट रीजन क्या है? द एरिस्टोक्रेसी इन द न्यू मिडिल क्लास। ओके, द सेकंड टॉपिक इज स्टूडेंट, आई एम नॉट गोइंग हियर टू लाइन हियर, मीन्स टू से I am not teaching through the line to line way, line to line. What is the meaning of this line? What is the meaning of this line? Because this is a work for you. I am explaining here the main topics. Okay. When I am explaining here the main topics, you listen these topics, and that you can go through the line to line here and try to understand it. Because for the point of view of board exams के point view से आप सभी के लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है कि आप एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन को पढ़ें, लाइन टू लाइन आप कवर करें। क्योंकि बेटा एनसीईआरटी जो बोर्ड एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है वो फिक्स नहीं होता है कि क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। क्वेश्चंस इन सबसे इनसे भी बन सकते हैं जो आपके ब्लू बॉक्स में दिया गया है। क्वेश्चंस आपके सेंटर से भी बन सकते हैं, क्वेश्चंस आपके किसी भी सब टॉपिक से बन सकते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस है कि आप लाइन टू लाइन चीज़ों को समझें। अब हम बेटा आपको यहाँ पे एक चैप्टर्स जो पढ़ा रहे हैं उसको सब टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं, उसके अंदर क्या दिया गया उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब लाइन टू लाइन आप चीज़ों को समझिए, उसमें अगर आपको कोई डाउट्स होता है देन यू कैन आस्क टू मी, you can share your problems with me in WhatsApp group, and wherever you can call me and you can share with me through the WhatsApp here. Okay, so I am explaining here the topics only, the main topics only. After this, when I ended this chapter or when I will ended these topics, you will go through these topics in your home and try to understand the meanings of line to line here. And if there is any problem and if there is any doubts, you can ask to me. Okay, now the second topic, second points is the nationalism in Europe. That is the second point is, what did liberal nationalism stands for? Now here is your main words, that is liberal. Okay, now before understand this topic, we have to know the meanings and the concepts of liberal here. What is the meaning of liberal? This is a concept, this is a ideology. Okay, and then what did liberal nationalism stands for? Okay, now before understand this, we have to know the meaning of liberal. Liberal in Hindi उदारवाद। उदारवाद का क्या तात्पर्य होता है, उदारवाद का क्या अर्थ होता है बच्चों? उदारवाद एक ऐसी आइडियोलॉजी है। There are different types of ideology, liberal ideology, okay, conservative ideology, okay, different types of ideology is there, and I hope you have understand these topics in 9th class also. There were in 9th class there were liberal ideology, there were communism ideology, there were socialist ideology, different types of ideologies there. Amongst them this one is here liberal ideology, उदारवाद। उदारवाद क्या होता है? उदारवाद को मानने वाले जो लोग होते हैं उनकी क्या आइडियोलॉजी होती है बच्चों? उदारवाद का मतलब होता है एक ऐसी आइडियोलॉजी, एक ऐसी विचारधारा जो सोसाइटी में जितने भी कंजर्वेटिव थॉट्स हैं, कंजर्वेटिव थॉट में रूढ़िवादिताएं हैं कि यह नहीं चेंज होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर हमारा राजा है तो हम राजा को नहीं चेंज करेंगे, हम यहाँ पे संविधान को नहीं लाएंगे, हम डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं लाएंगे, हम लोकतंत्र को नहीं लाएंगे, हम क्या करेंगे, हम राजतंत्र के अंतर्गत ही रहेंगे, ठीक है। जो इस प्रकार की विचारधारा के विपरीत होते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हमको राजतंत्र नहीं चाहिए, हमको मोनार्की नहीं चाहिए, हमको डेमोक्रेटिक चाहिए, जो चेंजेस लाने की सोचते हैं समाज में टाइम के अकॉर्डिंग, उन्हें कहते हैं लिबरलिज्म और लिबरल आइडियोलॉजी वाले। उदारवाद जो समाज में बदलाव चाहते हैं समय के अनुसार। तो उस समय जो लिबरल आइडियोलॉजी को मानने वाले थे उनके लिए नेशनलिज्म का मतलब क्या होता था? व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर? लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर, जो लिबरल लोग थे उनके लिए नेशनलिज्म का क्या मतलब था? अब उनके लिए क्या मतलब था और जब उनके लिए लिबरल नेशनलिज्म का कुछ अलग मतलब था तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को डेवलप होने के लिए, वो इसका सब टॉपिक है। पहला है कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास जो ग्रुप यहाँ पे अराइज हुआ
ठीक है, उसने यूरोप में नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए यहाँ पे हेल्प की। उसके बाद आप सेकंड ग्रुप पढ़ रहे हैं लिबरल आइडियोलॉजी को मानने वाले। लिबरल आइडियोलॉजी को जो मानने वाले हैं, जो लिबरल पीपल्स यहाँ पे एराइज हुए, उन्होंने भी यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को डेवलप होने में अपनी सहायता दी अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब लिबरल नेशनलिज्म जो थे उनके अकॉर्डिंग क्या था कि वो क्या चाहते थे कि किस प्रकार से नेशनलिज्म के उनके लिए क्या डेफिनेशन थी, नेशनलिज्म के उनके लिए क्या मीनिंग था। देखिए, जो लिबरल आइडियोलॉजी को मानने वाले थे वो मानते थे कि किसी भी कंट्रीज में वहाँ पे सफराज हो, सफराज मीन्स द राइट्स ऑफ वोट्स हो, किसको, सभी लोगों को, मैंस वुमेन सबको राइट्स ऑफ वोट्स का अधिकार हो। वहाँ पे अब उस हर किसी जो कंट्री है उसका अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन हो, सबको राइट्स मिले, सबको फ्रीडम्स मिले। जो किंग्स होगा वो ना होके वहाँ पे क्या हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, वोट देके सभी अपना लीडर्स चुने। इस प्रकार की जो ये समस्त जो आइडियोलॉजी है वो होती है एक लिबरल आइडियोलॉजी की। जब इस प्रकार की आइडियोलॉजी वहाँ के लोगों के अंदर डेवलप्ड होने लग गए तो उन ग्रुप्स ऑफ पीपल्स को कहा जाने लगा लिबरल। तो इस प्रकार की आइडियोलॉजी ने भी यूरोप एंड नेशनलिज्म की भावना को डेवलप होने में मदद की, क्योंकि ग्रुप्स जो थे वो अब अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग आइडियोलॉजी में विभक्त होने लगे थे कि हम नहीं, हम तो राजा को चाहते हैं, कोई कहने लगे कि हम राजा को नहीं चाहते, हमको संविधान चाहिए। तो जब इस प्रकार से लोगों का कैटेगराइजेशन वहाँ पे होने लगा तो उसने भी क्या किया, हेल्प किया यूरोप एंड नेशनलिज्म की भावना को डेवलप होने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ समझते हैं कुछ। देखिए, ideas of nation unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. The term liberalism derives from the Latin roots liber, meanings free. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equally for all before of the law. मतलब कि सभी कानून के सामने समान होंगे, कि जो वहाँ का लॉ होगा, लॉ के लिए सभी बराबर होंगे, कि जो पनिशमेंट्स किसी अमीर आदमी को मिलेगी वो पनिशमेंट एक गरीब आदमी को भी मिलेगी, लॉ के अकॉर्डिंग सब इक्वल होंगे। तो ऐसी आइडियोलॉजी जो होगी, ऐसी आइडियोलॉजी जो मानने वाले थे वो थे लिबरलिज्म लोग। ओके, पॉलिटिकली इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट जो आपसी सहमति से बनी हो, आपसी सहमति से मतलब वही जो वोट दे के गवर्नमेंट बनी हो। सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर the end of autocracy and clerical privileges, a constitution and a representatives government through parliament. 19th century liberal also states the individuality of private priority. Okay, then what is this saying here? This saying here कि the French Revolution, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो उसने क्या किया था, उसने लिबरलिज्म को इंस्टीट्यूट किया था, लिबरलिज्म खड़ा हुआ था और उसने क्या किया था, ऑटोक्रेसी क्लर्जिकल प्रिविलेज को उसने एंड कर दिया था। जो ऑटोक्रेसी थी, ऑटोक्रेसी किसे कहते हैं, ऑटोक्रेसी वही जिसको राजतंत्र कहा जाता है, उसने राजतंत्र को खत्म करके वहाँ पे क्या कर दिया था, किसने, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने। और कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हो द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में क्या होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स होगी, मतलब जो वोट देके गवर्नमेंट चुनी जाएगी। इस प्रकार का फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से वहाँ पे था। तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो फ्रेंच में जो फ्रांस में हुआ था एक्टिविटीज़, उसी एक्टिविटीज़ को मानता है कौन, लिबरलिज्म वाले। तो इसने भी यूरोप में नेशनलिज्म की भावना को डेवलपमेंट किया, किसने, लिबरलिज्म आइडियोलॉजी ने। ओके, सो हमने यहाँ पे दो रीजन्स पढ़े। पहला था मिडिल क्लास ग्रुप, जो एजुकेटेड ग्रुप था, उसने समझा कि एक अपना हमारा कंट्री होना चाहिए। सेकंड, जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को मानने वाले थे उन्होंने भी कहा कि अपना कंट्री होना चाहिए, इस बेस पे होना चाहिए। थर्ड है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। अब देखिए 1815 की जो घटना यहाँ पे दी गई है वो क्यों दी गई है, इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ पे भी इसको समझने से पहले आपको एक नया वर्ड यहाँ पे दिया गया है, कंजर्वेटिज्म। इससे पहले हमने लिबरलिज्म पढ़ा, अब है कंजर्वेटिज्म। अब दोनों में डिफरेंस को समझते हैं कि कंजर्वेटिज्म और लिबरलिज्म में क्या डिफरेंस है। लिबरलिज्म में आप समझ गए, उदारवाद, जो मानता है कि संविधान हो, सबको अधिकार हो, सबको वोटिंग का अधिकार हो, सबको फ्रीडम हो, सबको लिबर्टी हो, जो इस तरीके की आइडियोलॉजी को मानता है वो होता है कौन, लिबरलिज्म। कंजर्वेटिज्म इसका बिल्कुल डिफरेंट है। कंजर्वेटिव कहता है कि नहीं, हमारा राजा होना चाहिए। कंजर्वेटिव कहता है कि सारे पावर्स एक राजा के पास होने चाहिए, सोसाइटी में कोई भी चेंजेस ना हो, उसी के अकॉर्डिंग चले जैसा पहले था। इस प्रकार की जो आइडियोलॉजी को जो मानता है वो कहलाती है कंजर्वेटिज्म। बट आफ्टर 1815
देयर वर न्यू चेंजेस हेल्डिंग देयर। एंड व्हाट वाज दैट चेंजेस? कंजर्वेटिज्म की आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी कि कंजर्वेटिज्म ये होता है, लेकिन 1815 के बाद कंजर्वेटिज्म में कुछ चेंजेस आए। क्या चेंजेस आए? देखिए 1815 तक फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो फ्रांस के किंग्स हुआ करते थे, लेकिन वह किंग तो थे लेकिन वो कंजर्वेटिज्म टाइप के किंग नहीं थे। वो किस टाइप के किंग थे? वो लिबरलिज्म टाइप के किंग्स थे। उन्होंने लोगों को अधिकार दिए, आपने सिविल कोड के बारे में पढ़ा, ठीक है। लेकिन जब 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हो गई, ठीक है, उनके डेथ के बाद वहाँ पे जो नए किंग्स बने, ठीक है, वहाँ पे जो नए किंग बने 1815 के बाद, अब वहाँ पे फिर से एक मोनार्की सिस्टम आ गया। अब आपको पता है कि मोनार्की सिस्टम में क्या होता है? मोनार्की सिस्टम में जो कंप्लीट पावर है वो किंग्स के हैंडओवर हो जाती है, कंप्लीट पावर। बट 1815 के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट की डेथ हुई, उसके बाद जो कंजर्वेटिज्म थे इन्होंने भी अपने आइडियोलॉजी में थोड़ा चेंजेस लाए। इन्होंने क्या चेंजेस लाए कि अगर हमको किसी देश के लोगों को जोड़ के रखना है तो इस चीज़ के लिए यह सबसे आवश्यक है कि हम उनको राइट्स दें, हम उनको वोटिंग का अधिकार दें, हम उसको फ्रीडम दें, हम उनको लिबर्टी दें, हम उनको राइट्स ऑफ वर्क दें, हम उनको राइट्स ऑफ ट्रेड्स दें। इस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के जब हम उनको अधिकार देंगे तब वह किसी मोनार्की राजा के अंतर्गत बने रहेंगे, नहीं तो वो क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे, जैसा कि फ्रांस में हुआ। तो यह एक प्रकार से इनकी चालाकी थी, किसकी? जो कंजर्वेटिज्म लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, जब 1815 के बाद जब वहाँ पे नया राजा बना, ठीक, नया राजा कौन बना था? नया राजा बना था ड्यूक मेटरनिक। जब ड्यूक मेटरनिक वहाँ के नए किंग बने, सॉरी ड्यूक मेटरनिक नहीं, वहाँ पे बुर्बो किंग बने। बुर्बो किंग्स, बुर्बो डायनेसिटी जो थी वहाँ पे बुर्बो किंग्स दोबारा किंग बने। जब बुर्बो राजवंश के वहाँ पे दोबारा राजा चुने गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नकल की, किसकी? लिबरलिज्म की, और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने शासन चलाने लगे। लेकिन डिफरेंस क्या था? डिफरेंस यह था कि जो लिबरलिज्म थे वहाँ पे एक संविधान होता था और एक पार्लियामेंट होती थी, लेकिन कंजर्वेटिज्म में ना तो पार्लियामेंट थी ना तो संविधान था, लेकिन इन्होंने अनेक प्रकार के राइट्स, अनेक प्रकार के फ्रीडम्स, अनेक प्रकार के ईज, अनेक प्रकार के एमेंटीज मीन्स सुख सुविधाएं वहाँ के लोगों को प्रदान की। जिससे क्या हुआ? जिससे यह हुआ कि वहाँ के लोग बंधे रहे। कहाँ के लोग? जो डिफरेंट यूरोप के जो डिफरेंट पार्ट्स के जो लोग थे वो बंधे रहे। इससे क्या हुआ? वहाँ पे विद्रोह नहीं हुआ, ठीक है। जब विद्रोह नहीं हुआ तो वहाँ पे क्या हुआ? एक प्रकार से स्टेबिलिटी बनी रही। अब इसका फिर यूरोप के नेशनलिज्म में क्या प्रभाव पड़ा? हम पढ़ रहे हैं ना कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में नेशनलिज्म की भावना कैसे डेवलप हुई। तो इसका यूरोप के नेशनलिज्म में क्या डेवलपमेंट हुआ कि जब कंजर्वेटिव जो लोग आए थे, इसका यह इम्पैक्ट हुआ कि जब फ्रांस में जब न्यू पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, कंजर्वेटिज्म वाला 1815 के बाद वाला कंजर्वेटिज्म यहाँ में इस्टेब्लिश हुआ, तब जो डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज थी लाइक स्विट्जरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री इन यूरोप दैट इन प्रेजेंट टाइम्स। तो इन डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज में भी ये भावना जागी कि जिस प्रकार से कंजर्वेटिज्म ने यहाँ पे अधिकार दिए हैं, जबकि कंजर्वेटिज्म में किसी प्रकार की लिबर्टी नहीं होती, कंजर्वेटिज्म में किसी प्रकार के राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन जब डिफरेंट टाइप्स के जब अधिकार वहाँ पे देने लग गए तो जो और कंट्रीज थे लाइक ऑस्ट्रेलिया, रसिया, वहाँ पे भी क्या हुआ? इस प्रकार की फीलिंग्स का डेवलपमेंट हुआ कि क्यों ना हमको भी इस प्रकार के अधिकार दिए जाएं। इन अधिकारों को दिए जाने की वजह से वहाँ पे उनके अंदर भी नेशनलिज्म की भावना का डेवलपमेंट हुआ, जो डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज थे। आई होप यू आर अंडरस्टैंड दियर। ओके, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस टॉपिक इज दैट इज द रेवोल्यूशनरीज। रेवोल्यूशन क्रांतिकारी, ठीक है, क्रांतिकारी। बच्चों, जब यूरोप में, फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ओके, एंड आफ्टर 1815 तक वहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट का शासन हुआ। आफ्टर 1815 जब वहाँ पे कंजर्वेटिज्म आया, ओके, जब वहाँ पे कंजर्वेटिज्म आया तो कंजर्वेटिज्म अपोजिट था लिबरलिज्म के। तो कंजर्वेटिव के वहाँ पे राजा बनने के बाद, कंजर्वेटिव पॉलिटिकल सिस्टम आने के बाद, जो लिबरलिज्म थे जिनको अब हरा दिया था कंजर्वेटिज्म वालों ने, वो साइलेंटली अंडरग्राउंड होकर रेवोल्यूशन करने लग गए।
इसमें जो एक सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है वो है जिप्सी मैजिनी का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है जिप्सी मैजिनी। जिप्सी मैजिनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था, ठीक है, 1807 में बॉर्न हुआ, ठीक है। जिप्सी मैजिनी ने क्या किया हुआ, जिप्सी मैजिनी लिबरलिज्म आइडियोलॉजी पर्सन, जो एक लिबरलिज्म आइडियोलॉजी को मानता था। लेकिन अब फ्रांस में शासन किसका था, कंजर्वेटिज्म था। लेकिन जब जिप्सी मैजिनी आया तो इसने क्या किया, इसने अंडरग्राउंड होकर ये रेवोल्यूशन करने लगा और इसने दो ग्रुप बनाए। दो ग्रुप का नाम था, एक का नाम था यंग यूरोप, एक था यंग इटली। ये दो रेवोल्यूशनरी ग्रुप थे, यंग इटली, यंग यूरोप, दो ऐसे संगठन थे जिसमें इसने लोगों को जोड़ा, यंग इटली एंड यंग यूरोप। इसमें इसने लोगों को जोड़ा और अंडरग्राउंड होकर रेवोल्यूशन करने लगे। किसके खिलाफ, अगेंस्ट हो, किसके खिलाफ, इसने किसके खिलाफ करने लगे, जो कंजर्वेटिव, जो वहाँ पे पॉलिटिकल, जो वहाँ पे पावर्स में आ गए थे, कंजर्वेटिव जो लोग पावर्स में आ गए थे, उसके खिलाफ इसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक के संगठन बना के उनके खिलाफ आंदोलन करने लग गया। अब हम इसको देखिए, Italy and German states Mazzini believed that God had intended nations to be natural units of mankind, so Italy could not continue to the patchwork of small states and kingdom. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alliance could, इसने क्या कहा, इटली में इसने संगठन बनाए और इटली जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड्स था। मैंने कहा था ना कि उस समय किसी एक अलग अलग देश नहीं हुआ करते थे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होते थे कंट्रीज की, ये उस राजा के अधीन, ये पार्ट्स उस राजा के अधीन थी। लेकिन जो संपूर्ण यूरोप इटली था, पूरा जो इटली था, वो एक यूनाइट एक सेम कंट्री हो सकता था। किस बेस पे, क्योंकि इसके एक सबका एक अपना एक अलग लैंग्वेज थी, संपूर्ण इटली की, पूरे इटली की एक अपनी लैंग्वेज थी, पूरे इटली का एक अपना कल्चर था। लेकिन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड था कि ये ऑस्ट्रिया के पास, ये स्पेन के पास, ये फ्रांस के पास, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में इटली भी उस समय बंटा हुआ था। तो जो अलग अलग पार्ट्स में बंटा हुआ था, तो फ्रांस से इंस्पायर्ड होकर इटली में जिप्सी मैजिनी ने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था यंग इटली, यंग यूरोप। यंग इटली और यंग यूरोप संगठन ने क्या किया कि पूरे इटली में ये क्या करने लगे, स्वतंत्रता की भावना का सेपरेट करने लग गए। कि क्या सेपरेट की भावना, कि जो समस्त पार्ट जो अलग अलग राजाओं के पास, ये पूरी भूमि हमारी है, हमें इसके खिलाफ रेवोल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। कहाँ से इंस्पायर्ड होके, सेम वहीं से, कहाँ से, फ्रांस से इंस्पायर्ड होके। तो ये जो इंस्पिरेशन इन्होंने प्राप्त की थी जिप्सी मैजिनी ने, ये क्या था, फ्रांस से प्राप्त होके, और ये एक रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। ये थर्ड कॉन्सेप्ट से, 3 टाइप्स के कॉन्सेप्ट दियर। द फर्स्ट वन इज लिबरलिज्म, सेकेंड वन इज कंजर्वेटिव एंड थर्ड वन इज रेवोल्यूशनरीज। लिबरलिज्म कहते थे कि हमको संविधान चाहिए, हमको डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा होगा डेमोक्रेटिक बेस पे हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे हो, ठीक है, पार्लियामेंट हो। कंजर्वेटिव जो थे वो कहते थे कि नहीं, एक मोनार्की सिस्टम होना चाहिए, एक राजा होना चाहिए। लेकिन आफ्टर 1815 इनके आइडियोलॉजी में थोड़ा चेंजेस आया। इन्होंने कहा कि मोनार्की तो होगा लेकिन हम लोगों को राइट्स देंगे, अधिकार देंगे, ठीक है। रेवोल्यूशनरी क्या थे, रेवोल्यूशनरी भी एक प्रकार का चेंजेस लाना चाहता, लेकिन किस बेस पे, क्रांति के बेस पे। क्रांति मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ फाइटिंग बैटल, युद्ध लड़के, क्रांति, युद्ध लड़के, लड़ाई लड़के हम जो क्षेत्र को जीतेंगे उसे अपना बनाएंगे। तो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी वाले ऐसे थे। ये स्टार्ट होता कहाँ पे, इटली में, जिसके लीडर्स थे जिप्सी मैजिनी। इन्होंने 2 संगठन बनाए थे, यंग यूरोप एंड यंग इटली। तो स्टूडेंट, दिस इज द 3 वे थ्रू दिस प्रोसेस द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म आल्सो सेपरेटिंग ऑल ओवर द यूरोप। तो ये जो 3 टॉपिक्स आपने पढ़े जिनके माध्यम से यूरोप में नेशनलिज्म की भावना डेवलप हुई, पहला था लिबरलिज्म, मिडिल क्लास ग्रुप ये एजुकेटेड हुए, इनकी समझ विकसित हुई नेशनलिज्म को लाने के लिए। उसके बाद जो लिबरल आइडियोलॉजी वाले थे उन्होंने एक अपनी भावना को डेवलपमेंट किया, कंजर्वेटिव थे, ठीक है, रेवोल्यूशनरी थे। तो इस प्रकार से हमने अभी तक पढ़ा कि यूरोप में नेशनलिज्म की जो भावना डेवलप हुई, मतलब कि सभी का अपना अलग अलग देश हो। सिंपल वे में अगर हम समझने की कोशिश करें कि सभी का अपना अलग अलग देश हो, ठीक है। तो जब अलग अलग देश हो, इसकी जो भावनाएं वहाँ पे जो विकसित हुई वो किस प्रकार से हुई हम समझ चुके हैं।
ठीक है। और इसको जो स्टार्ट करने का जो सबसे पहला जो देश था वो था फ्रांस। फ्रांस से इंस्पायर्ड होकर फिर धीरे धीरे ऑल ओवर यूरोप में ये भावना फैलने लगी। और नॉट ओनली यूरोप में ये सभी घटनाएं घट रही थी। इसका फिर इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर क्या हुआ, इंडिया कैसे इस चीज़ से फिर इंस्पायर्ड होकर अपने देश को आज़ाद कराने लगा, ये सभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो बच्चों आज हम इसी टॉपिक्स को समझते हैं। अब आप इस टॉपिक्स को अपने लेवल पे घर पे रिवाइज कीजिए। कॉन्सेप्ट्स मैं बता चुका हूँ, अब लाइन टू लाइन टॉपिक्स को पढ़िए, इसको समझिए। इफ़ एनी डाउट देन यू कैन आस्क टू मी। ओके, थैंक यू।